बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है ओव्यूल कल्चर, या इसको बोलते हैं बीजांड संवर्धन। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमें क्या करना है अभी, अंडाशय से बीजांडों को पृथक करना है। यानी जो ओवरी होती है, ओवरी किसका भाग है अभी, कार्पेल का भाग है। ठीक है, कार्पेल क्या है, अंडक भी बोल देते हैं उसको, यानी कि मादा जनन अंग है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो उसका एक भाग होता है अंडाशय। तो अंडाशय या ओवरी के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बीजांड या ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और ये ओव्यूल्स कहाँ पर लगे रहते हैं, प्लासेंटा के ऊपर लगे रहते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर प्लासेंटा होता है और उस प्लासेंटा पर बीजांड जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अंडाशय से या इस ओवरी से हमें इस ओव्यूल्स को या बीजांडों को निकालना है या रिमूव करना है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है या ये जो प्रक्रिया है वो किस में होनी चाहिए, स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस में होनी चाहिए, निर्जमित परिस्थितियों के अंदर होनी चाहिए। और निर्जमित परिस्थितियां कहाँ होती हैं अभी, लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर के अंदर। तो ये प्रक्रिया हमें कहाँ करनी है, एलएएफ चैम्बर के अंदर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है इसके अंदर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक पोषक माध्यम लेते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, जो कैसा होता है अभी, केमिकली डिफाइंड होता है, रासायनिक रूप से परिभाषित होता है। इसका मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल्स हमने ऐड किए हैं वो हमें पता होता है। ठीक है, और उस माध्यम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस बीजांड को या ओव्यूल को स्थापित कर देते हैं, एस्टैब्लिश कर देते हैं। और फिर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, नियंत्रित परिस्थितियां कहाँ मिलेंगी हमें, ओवन इनक्यूबेटर के अंदर। इनक्यूबेटर में हम लोग लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनक्यूबेटर के अंदर हम लोग संवर्धन करवाते हैं। ठीक है, तो ये संवर्धन कैसे होता है अभी, स्टेरलाइज्डली, या हम कह सकते हैं निर्जमित रूप से। तो इस प्रकार से हम लोग ओव्यूल को कल्चर कर सकते हैं और उससे हम लोग हैप्लॉइड या डिप्लॉइड प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे आगे। तो ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो बीजांड या ओव्यूल क्या होता है, ये होता है गुरु बीजाणुधानी, या इसको बोल देते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम होती है, यानी इसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा या गुरु बीजाणु बनेगा। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है अभी, इंटेगुमेंट होता है, या इसको बोल देते हैं अध्यावरण। तो ये एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, ज़्यादातर दो होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो ओव्यूल्स हैं या बीजांड हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइटेगमिक, जिनमें दो अध्यावरण या दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। अब हर एक जो बीजांड होता है वो प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मैंने ये अभी आपको बताया था। तो प्लासेंटा से कैसे जुड़ेगा बीजांड, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा या एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा। और उस वृंतनुमा संरचना को क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। ठीक है, उसको फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल के द्वारा जो ओव्यूल या बीजांड है ये प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब बीजांड के अंदर, ठीक है, ओव्यूल के अंदर हम लोग बात करते हैं, या तो क्या हो सकता है अभी, एक गुरु बीजाणु हो सकता है या एक मेगास्पोर हो सकता है। ठीक है, मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा या अगुणित होगा। या फिर क्या हो सकता है, एक अंड कोशिका हो सकती है। ठीक है, एक एग सेल हो सकती है। अब देखो, एग सेल या अंड कोशिका कैसे बनेगी, जो गुरु बीजाणु है या मेगास्पोर है, इसका काम क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण करना या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करना। ठीक है, मेगास्पोर आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और ये एम्ब्रियो सैक किसमें होगा, बीजांड के अंदर ही होगा। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक कोशिका ऐसी होती है जो एग सेल की तरह या अंड कोशिका की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो इस बीजांड के अंदर अगर ये बीजांड पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, एक मेगास्पोर होगा या एक गुरु बीजाणु होगा। और यदि ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश बन चुका है, तो इस भ्रूण कोश के अंदर क्या होगा, अंड कोशिका या एग सेल होगी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझनी है इसके प्रिंसिपल या सिद्धांत के अंदर। अब हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है तो उसके पश्चात क्या बनता है भाई, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट क्या है, एक कोशिकीय संरचना है या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जाइगोट से फिर आगे क्या बनता है, रेगुलर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं।
लगातार कोशिकीय विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजनों से ये क्या बनाता है आगे चलकर, मैच्योर एम्ब्रियो या परिपक्व भ्रूण में ये विकसित हो जाता है। ठीक है, और फिर इसी एम्ब्रियो से, इस एम्ब्रियो के ऊपर क्या कुछ होता है, इस एम्ब्रियो के ऊपर प्रारंभक, इसको इनिशियल्स बोल देते हैं। ठीक है, किस किस के इनिशियल्स होंगे, एक तो होगा शूट इनिशियल्स, प्ररोह इनिशियल। ठीक है, और प्ररोह इनिशियल जो है या शूट इनिशियल जो है इसको क्या बोल देते हैं, प्लूम्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोल देते हैं। और रूट इनिशियल या मूल प्रारंभक बोल देते हैं इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो प्लूम्यूल एंड रेडिकल जो है इस पर उपस्थित होते हैं। प्लूम्यूल से आगे चलकर क्या बनेगा, शूट सिस्टम बनेगा जिसमें उसकी ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है, या एरियल पार्ट बनेगा। और जो रेडिकल होता है या रूट इनिशियल होता है उससे क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमें क्या करना है अभी, जो ओव्यूल्स हैं या जो बीजांड हैं उनको हमें सेपरेट करना है या पृथक करना है। ठीक है, और फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर या पोषक माध्यम के ऊपर उसको संवर्धित करना है। ठीक है, तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कल्चर कर सकते हैं या उसको संवर्धित कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कृत्रिम बीजांड संवर्धन करते हैं, आर्टिफिशियल ओव्यूल कल्चर जब हम करते हैं, तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे हमें उन कारकों के बारे में समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, जो कारक जाइगोट से परिपक्व भ्रूण के विकास का नियमन करते हैं, यानी जाइगोट से जब मैच्योर एम्ब्रियो बनता है ना, या जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस डेवलपमेंट का जो रेगुलेशन है ना, उसका जो नियमन है वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा या कुछ कारकों के द्वारा किया जाता है। तो उन कारकों के बारे में हमें समझने में सहायता मिलती है, किससे, आर्टिफिशियल ओव्यूल कल्चर से या कृत्रिम बीजांड संवर्धन से। ये हम लोग इसके इम्पोर्टेंस या महत्व के अंदर भी करेंगे, ये जो पॉइंट है ये दोबारा आएगा। अब हम लोग कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, है ना, निषेचन भी करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे हम लोग, जो बीजांड संवर्धन माध्यम होता है यानी कि जो ओव्यूल कल्चर मीडियम होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, परागकण जो होते हैं उनको डाल देते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को ओव्यूल कल्चर के ऊपर डाल दिया और फिर उनको अंकुरित करवा सकते हैं, यानी कि उनको जर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो परागकण का जब अंकुरण होता है तो उससे क्या निकलती है, अभी पराग नाल निकलती है। पॉलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन होता है तो उससे पॉलन ट्यूब निकलेगी, और उस पॉलन ट्यूब या परागनाल के बिल्कुल एंड पर क्या होता है, दो नर केंद्रक होते हैं या दो मेल न्यूक्लियई होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग कृत्रिम निषेचन को या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन को प्रेरित कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे चलकर भ्रूण निर्माण को या एम्ब्रियो फॉर्मेशन को भी इंड्यूस्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है ओव्यूल कल्चर या बीजांड संवर्धन का। उसके बाद इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, इतिहास की। तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, वाइट, है ना, वाइट्स मीडियम। ये वही वाइट है जिसने एक मीडियम दिया था जिसको वाइट का मीडियम या वाइट्स मीडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने एक कल्चर मीडियम बनाया था। तो इसने क्या किया, अभी जो ओव्यूल्स थे या बीजांड थे उनको सेपरेट किया या पृथक किया, और फिर स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस के अंदर या निर्जमित परिस्थितियों के अंदर उसको संवर्धित करने का सबसे पहले प्रयास किया। ठीक है, हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन इसने शुरुआत जो थी ओव्यूल कल्चर की वो कर दी थी। ठीक है, ये कब की थी वाइट ने, 1932 के अंदर। और कौन से प्लांट में की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, एंटीराइनम मेजस। ठीक है, एंटीराइनम मेजस प्लांट के अंदर इसने सबसे पहले ओव्यूल कल्चर करवाने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सक्सेसफुली जो ओव्यूल कल्चर किया था या सबसे पहले जो सफलतापूर्वक बीजांड संवर्धन किया था वो किसने किया था, पी माहेश्वरी ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1958 में किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है भाई नाकाजिमा। 1969 में इसने क्या किया भाई, कुकुम्बर व तरबूज का जूस निकाला। ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर या पोषक माध्यम के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर
बीजांड या ओव्यूल को कल्चर किया या संवर्धित किया। ठीक है, इन बीजांडों की खास बात क्या थी भी, इस बीजांड के अंदर जाइगोट था या फिर टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो या दो कोशिकीय प्राक भ्रूण था। यानी कि जाइगोट यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बीजांड था वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसने लिया था, यानी निषेचन के बाद। तो निषेचन के बाद क्या बनता है भैया, जाइगोट बन जाता है, या फिर जाइगोट में अगर समसूत्रीय विभाजन या माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएं तो टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो या दो कोशिकीय प्राक भ्रूण भी बन जाता है। तो ऐसे बीजांडों को या ओव्यूल्स को संवर्धित किया था या कल्चर किया था किसने, नाकाजिमा ने 1969। चलिए उसके बाद फिर आता है अभी इंडियन साइंटिस्ट्स हैं माहेश्वरी एंड लाल। माहेश्वरी 1958 एंड लाल 1961। ठीक है, इन्होंने क्या किया अभी, जो अफीम का पौधा होता है ना, या पॉपी प्लांट बोल देते हैं, बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो पेपेवर सोमनीफेरम में ओव्यूल कल्चर या बीजांड संवर्धन सबसे पहले किसने किया था, इन दोनों साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने क्या किया अभी, परागण के 6 दिन पश्चात बीजांडों को पृथक किया। ठीक है, अब 6 दिन पश्चात क्यों किया, क्योंकि परागण के 6 दिन में, परागण के बाद 6 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब या तो जाइगोट बन चुका होगा या फिर जाइगोट से आगे प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण बन चुका होगा। तो इसका मतलब बीजांड के अंदर क्या होगा, या तो जाइगोट होगा या फिर टू सेल्ड प्राक भ्रूण, है ना, दो कोशिकीय प्राक भ्रूण प्रो एम्ब्रियो, या फिर और साथ में क्या होता है भी, कुछ भ्रूणपोष केंद्रक या एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया फिर, इन बीजांडों का या इन ओव्यूल्स का कल्चर करके, ठीक है, इनका संवर्धन करके इन्होंने वाइबल सीड्स डेवलप किए। वाइबल का मतलब होता है जीवनक्षम, इसका मतलब ऐसे बीज या सीड जिनको अगर हम सॉइल के अंदर ग्रो करवाएं, है ना, तो उनके जर्मिनेशन से न्यू प्लांट या नए पौधे विकसित हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं, जीवनक्षम सीड या वाइबल सीड्स। तो ज़्यादातर सीड्स ऐसे ही होते हैं, वाइबल ही होते हैं। उसके बाद दो वैज्ञानिक और हैं अभी, पड्डुबनाया 1959 एंड आर्नोल्डी 1960। ठीक है, इन्होंने क्या किया अभी, जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्किड के जो पौधे होते हैं उनके परागित अंडाशयों से, है ना, उनके पॉलिनेटेड जो ओवरीज होती हैं, यानी कि आफ्टर द पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसने ओव्यूल से जो ओवरीज होती हैं या अंडाशय होते हैं उनसे ओव्यूल्स या बीजांडों को पृथक करके या सेपरेट करके संवर्धित किया या कल्चर किया। किसके ऊपर, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के ऊपर या 10% सुक्रोज विलेन के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में है ओव्यूल कल्चर की, तो इन साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ हमें इसमें पढ़नी है वो है इसकी विधि या प्रोसीजर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, तो हमें क्या करना है अभी, बिफोर फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पहले, है ना, यानी अभी तक फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हुआ है, बीजांडों युक्त जो खुले पुष्प होते हैं, यानी कि ओपन फ्लावर्स, जिनमें अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं या अनिषेचित बीजांड होते हैं, उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कब, अगर हम हैप्लॉइड प्लांट्स या अगुणित पौधे विकसित करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर हम द्विगुणित पौधे विकसित करना चाहते हैं, डिप्लॉइड प्लांट्स डेवलप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें निषेचित बीजांड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स चाहिए हो तो हमें ऐसे ओपन फ्लावर्स को कलेक्ट करना पड़ता है या ऐसे खुले पुष्पों को एकत्रित करना पड़ता है जिनमें परागकोशों का स्फुटन हो गया, है ना, जिनमें जो एंथर्स हैं उनका डाइसेंस हो गया हो। एंथर्स के डाइसेंस से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं या परागकण हैं वो बाहर निकल चुके होंगे, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके होंगे, परागण हो चुका होगा। ठीक है, और परागण के बाद फिर निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए जब परागण हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन या निषेचन में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि
निषेचन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लावर्स को परागकोश संवर्धन, परागकोश संवर्धन नहीं, यहाँ पे है परागकोश फुटन, यानी कि एंथर डाइसेंस के 48 घंटे के पश्चात एकत्रित करते हैं। ठीक है, आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ एंथर्स डाइसेंस, तो 48 घंटे के बाद क्या हो चुका होगा, जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो कंप्लीट हो चुका होगा। इसका मतलब बीजांड के अंदर या ओव्यूल के अंदर डिप्लॉइड जाइगोट होगा। ठीक है, द्विगुणित बीजांड होगा। तो अगर हम हैप्लॉइड प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो हमें अनफर्टिलाइज्ड या अनिषेचित बीजांड चाहिए होते हैं, और अगर हम द्विगुणित या डिप्लॉइड प्लांट्स डेवलप करना चाहते हैं तो हमें निषेचित बीजांड या डिप्लॉइड ओव्यूल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। ये सबसे पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है इसका। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, भी एक प्लांट है और इसमें ओपन फ्लावर्स हैं, खुले हुए पुष्प हैं। ये निषेचित भी हो सकते हैं या अनिषेचित भी हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब हमें एक पेट्री डिश के अंदर इन फ्लावर्स को कलेक्ट कर लेना है, इन ओपन फ्लावर्स को। ठीक है, ये निषेचित या अनिषेचित यानी फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है इन फ्लावर्स को। अब हम क्या करते हैं, अभी जो एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं, है ना, जो फ्लावर्स के एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं या अवांछित भाग होते हैं, अनडिजायर्ड पार्ट्स होते हैं, उनको हटा देते हैं। तो हमारे काम की क्या चीज़ नहीं है, बाह्यदल, सेपल्स जो हैं वो हमारे काम के नहीं है, इनको हटा दिया जाता है फोर्सेप की सहायता से या चिमटी की सहायता से। जो पेटल्स हैं, दल हैं, उनको भी हटा दिया जाता है। पुंकेसर या स्टामेंस जो है उनको भी हटा देते हैं अपने, क्योंकि वो भी हमारे काम के नहीं है। इस प्रकार जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं, उनके अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ अंडाशय या ओवरीज रह जाती हैं, और ये ओवरीज ही हमारे काम की होती हैं। और इन ओवरीज के अंदर या इन अंडाशयों के अंदर क्या होता है भी, ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं। और ये ओव्यूल्स कैसे हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइज्ड होगा, निषेचित होगा, या फिर अनफर्टिलाइज्ड या अनिषेचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। एक फ्लावर है, तो इसमें से बाह्यदल, तल और पुंकेसर यानी सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेंस, इनको हम लोग सीजर की हेल्प से काट देते हैं, और बाकी क्या बच जाता है, सिर्फ अंडाशय या ओवरी बच जाती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो बीजांड होंगे या ओव्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, या तो फर्टिलाइज्ड होंगे या अनफर्टिलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो इनको हमने एक नई पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट कर लेना है। तो इस पेट्री डिश में हमने इन ओवरीज को या अंडाशयों को कलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है या सतही निर्जमीकरण करना है। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो ओवरीज हमने कलेक्ट की हैं, इनको हम लोग डालते हैं 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो एक बीकर के अंदर 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड का विलयन लेना है, और इसमें हमें ओवरीज को डाल देना है, जिससे इनकी सरफेस के ऊपर अगर कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से, स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर या निर्जमित आसुत जल से 3 से 4 बार हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं या धो लेते हैं। तो इससे होगा क्या, इनकी सरफेस के ऊपर या इनकी सतह के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा केमिकल या अतिरिक्त रसायन अगर उपस्थित होगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, बीकर के अंदर हम लोग ओवरीज या अंडाशय लेकर और आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर से इनको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 बार हम लोग वॉश करते हैं। चलिए, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें अब बीजांड या ओव्यूल को निकालना है। कहाँ से, अंडाशय या ओवरी से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी निर्जमित या स्टेरिलाइज्ड सुई व चिमटी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक अंडाशय को खोलते हैं। अब सुई और जो फोर्सेप है, यानी नीडल एंड फोर्सेप या सुई व चिमटी है, इसको स्टेरिलाइज्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। या तो इसको फ्लेम के ऊपर गर्म कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाला के ऊपर इसको गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। और या फिर क्या कर सकते हैं, अभी इसको 99.9% एथेनॉल के अंदर डुबो सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, इनका निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम लोग फिर क्या करते हैं, अभी जो ओवरीज हैं या अंडाशय हैं इनको ओपन कर लेते हैं या खोल लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक स्पैचुला लेते हैं, और ये स्पैचुला कैसा होता है अभी, स्पून लाइक होता है या चम्मच के समान होता है। और इस स्पैचुला की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूनिकल को, फ्यूनिकल किसका भाग होता है, बीजांड का, फ्यूनिकल को प्लासेंटा के आधार से काट कर बीजांडों को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूनिकल को काट देते हैं प्लासेंटा के बेस से, और ओव्यूल्स को हम लोग कट कर लेते हैं, और कट करके इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये एक कार्पेल है या अंडप है, और इस अंडप के अंदर 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इस ओवरी के अंदर आप देख सकते हो ये प्लासेंटा है, इस प्लासेंटा पर स्टॉक या व्रंत, इस व्रंत को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल की सहायता से ये बीजांड जो हैं वो प्लासेंटा पर लगे हुए हैं। अब हम चिमटी की सहायता से इसको यहाँ से, चिमटी और सुई या फोर्सेप एंड नीडल की हेल्प से हम लोग इसको रप्चर कर लेते हैं यहाँ से, और फिर एक स्पैचुला की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस बीजांड को सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने बीजांड या ओव्यूल को एक स्पून लाइक स्पैचुला की हेल्प से हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। तो ये है एक स्टेप। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो ओव्यूल हमने सेपरेट किया है या पृथक किया है, इसको हमें एस्टैब्लिश करना है या स्थापित करना है, किसके ऊपर, संवर्धन माध्यम के ऊपर या कल्चर मीडियम के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भी, इसके लिए जो संवर्धन ट्यूब होती है या कल्चर ट्यूब होती है, उसको हम लोग 45 डिग्री के कोण पर झुका लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री के कोण पर झुका लिया, और जो स्पैचुला, जिस स्पैचुला के साथ हमने बीजांड लिया है, ठीक है, उसको इसके अंदर, किसके अंदर, संवर्धन ट्यूब या कल्चर ट्यूब के अंदर निर्जमित या स्टेरलाइज्ड जो ठोस या द्रव माध्यम होता है, तो माध्यम या मीडियम हम लोग ठोस भी ले सकते हैं और द्रव भी ले सकते हैं, ठीक है। और उससे हम लोग क्या कर देते हैं, टच करवा देते हैं या स्पर्श करवा देते हैं। ऐसे इससे होगा क्या, भी जो बीजांड होगा या ओव्यूल होगा वो माध्यम के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश करना या स्थापित करना। तो इस तरह से बीजांड या ओव्यूल माध्यम के ऊपर स्थापित हो जाता है। इसके अलावा जो डैमेज्ड ओव्यूल्स होते हैं या क्षतिग्रस्त जो बीजांड होते हैं, या फिर बहुत छोटे साइज के, स्मॉल साइज के जो ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं, उनको ट्रांसफर के दौरान या स्थानांतरण के दौरान हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं या त्याग दिया जाता है उनको, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो भी, ये ठोस या द्रव माध्यम हो सकता है इस कल्चर ट्यूब के अंदर या संवर्धन ट्यूब के अंदर। तो इसको हमें 45 डिग्री के कोण पर झुकाना है, तो इस तरह से एंगल बना लेना है 45 डिग्री का, और फिर हमें इस स्पैचुला की हेल्प से इस ओव्यूल को, बीजांड को इसकी सरफेस के ऊपर अटैच करवा देना है, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट हमने करवा दिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है अभी, इंक्यूबेशन या उष्मायन का। तो उष्मायन हम लोग कहाँ करवाते हैं अभी, इंक्यूबेटर के अंदर करवाते हैं। तो इंक्यूबेटर के अंदर जो बीजांड संवर्धन है या ओव्यूल कल्चर है, वो या तो डार्कनेस में किया जाता है, कंप्लीटली डार्कनेस के अंदर, या फिर लाइट में किया जाता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट्स के ऊपर। टेम्परेचर हमें कितना रखना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है तापमान, और 24 घंटों में से हमें 16 घंटे का प्रकाश जो है प्रतिदिन, ठीक है, लाइट पीरियड जो है वो देना है। और बाकी कितने बच गए, 8 घंटे बच गए, तो 8 घंटे के लिए हमें उसको अंधेरे में या डार्कनेस के अंदर रखना है, ठीक है। और लाइट की जो इंटेंसिटी है या प्रकाश की तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी रखनी है यहाँ पे, 3000 लक्स, तो 3000 लक्स हमें लाइट इंटेंसिटी रखनी है। तो आप देख सकते हो इंक्यूबेटर के अंदर हमने जो कल्चर ट्यूब है ना, या संवर्धन ट्यूब है, उसको रख दिया है। तो इसको कॉटन प्लग से हमने बंद कर दिया है, और इसके अंदर हमने क्या इस्टेब्लिश किया था, ओव्यूल। तो अब यहाँ पे 16 आवर्स लाइट पीरियड हमें देना है, 8 आवर्स डार्क पीरियड देना है, और 3000 लक्स जो है वो लाइट की इंटेंसिटी रखनी है, ठीक है। तो ये है भी, इससे होगा क्या, अभी जो ओव्यूल है उससे या तो हैप्लॉइड प्लांट, एगुणित पौधा विकसित होगा कुछ सप्ताहों के अंदर, और या फिर डिप्लॉइड प्लांट डेवलप होगा कुछ सप्ताहों के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपने जो ओव्यूल लिया है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन लिया है
यानी निषेचन से पहले वाला लिया है या फिर निषेचन से बाद वाला लिया है। अगर निषेचन से पहले वाला लिया है तो हैप्लॉइड प्लांट बनेगा, और अगर निषेचन से बाद वाला लिया है तो डिप्लॉइड प्लांट उससे डेवलप होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है महत्व व अनुप्रयोग, यानी इसका इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला है टेस्ट ट्यूब परागण व निषेचन, यानी टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि बीजांड संवर्धन माध्यम जो होता है, यानी कि ओव्यूल कल्चर के लिए हम लोग जो मीडियम यूज़ करते हैं उसमें हम लोग पराग कणों को यानी कि पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करवा सकते हैं या अंकुरित करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर अंकुरण के बाद फिर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से निषेचन को प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। और फिर निषेचन हो गया तो फिर उससे भ्रूण के निर्माण को भी इंड्यूस किया जा सकता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन को भी आगे प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवनक्षम जो बीज होते हैं यानी कि वायबल सीड्स का फॉर्मेशन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। नीचे कुछ प्लांट्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जिनमें सक्सेसफुली हम लोग वायबल सीड्स बना चुके हैं इस विधि के द्वारा, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह, पहले पॉलिनेशन करवाया फिर फर्टिलाइजेशन करवाया, है ना। तो कुछ प्लांट्स के अंदर सक्सेसफुली ये जो प्रयोग है वो सफल हो चुका है। कौन कौन से प्लांट्स हैं ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा अभी। वीड है, ठीक है। इसके अलावा एस्कॉर्जिया कैलिफॉर्मिका, इसके अलावा है अफीम, पैपेवर सोमनीफेरम या पॉपी भी बोल देते हैं इसको। तो तंबाकू है निकोटियाना टैबेकम, और तंबाकू की एक और स्पीसीज है निकोटियाना रस्टिका। तो ये 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सक्सेसफुली जो टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन है वो किया जा चुका है। उसके बाद दूसरा इसका इंपॉर्टेंस आता है अभी दूरस्थ संकरण, या इसको वाइड हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। तो जब हम वाइड हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं इसका मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग जातियों के मध्य या 2 अलग अलग वंशों के मध्य जब हम संकरण करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम दूरस्थ संकरण करवाते हैं तो उससे जो F1 संकर भ्रूण बनता है, ठीक है, F1 हाइब्रिड एम्ब्रियो जो बनेगा उसका विकास जो है या उसका जो डेवलपमेंट है वो बीज के अंदर या सीड के अंदर स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है, ठीक है। और ये जो भ्रूण है, हाइब्रिड भ्रूण जो है या संकर एम्ब्रियो जो है, ये नष्ट हो सकता है बीज के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, ये नष्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीजांड को या ओव्यूल को बाहर निकालकर और फिर उसको संवर्धन करते हैं उसका, या उसका कल्चर करते हैं, और हम लोग सक्सेसफुली उससे संकर पौधे या हाइब्रिड प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने ऐसा नहीं करेंगे तो बीज के अंदर का भ्रूण नष्ट हो जाएगा। उन बीजों को जब हम उगाएंगे सॉइल के अंदर तो उससे हाइब्रिड प्लांट हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि भ्रूण तो नष्ट हो चुका होगा। तो इस प्रकार से हम लोग भ्रूण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस इसमें आता है एगुणित कैलस का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड कैलस। तो हैप्लॉइड कैलस हम लोग किस तरह से बना सकते हैं अभी, तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, चीमिया, इन 1971। तो इसने 1971 में क्या किया, अभी एक प्लांट होता है ब्रिंजल का, है ना, आपको पता ही होगा, बैंगन का पौधा जो है। तो बैंगन के पौधे से इसने अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स जो होते हैं यानी कि जो अनिषेचित बीजांड होते हैं उनको निकालकर उनका संवर्धन किया, ठीक है। और संवर्धन के लिए उसने जो माध्यम यूज़ किया था उस माध्यम के अंदर या मीडियम के अंदर 2 प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन उपस्थित थे, इंडोल एसिटिक एसिड और काइनेटिन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, अभी इंड्यूस करते हैं या प्रेरित करते हैं किसको, कैलस निर्माण, ठीक है, कैलस निर्माण को ये प्रेरित करेंगे। तो काफ़ी बड़े आकार के या लार्ज साइज की हैप्लॉइड कैलस
या अगुणित कैलस जो थे वो इसने डेवलप किए या विकसित किए। ठीक है, इस प्रकार जो हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन है या अगुणित पौधों का जो निर्माण है वो बीजांड संवर्धन से भी किया जा सकता है, यानी ओव्यूल कल्चर से भी हम लोग हैप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम हैप्लॉइड कैलस या अगुणित कैलस का निर्माण कर लें तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है या महत्व है। उसके बाद आता है ऑर्किड पौधे या ऑर्किड प्लांट्स। तो ऑर्किड के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, एंडोस्पर्म या उसको बोल देते हैं भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म किस लिए चाहिए होता है अभी? ये चाहिए होता है पोषण के लिए या न्यूट्रिशन के लिए। ये किसको न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है? एम्ब्रियो को या भ्रूण को। ठीक है, तो ऑर्किड के बीजों के अंदर भ्रूणपोष नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है, तो इसका जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इन बीजों को अंकुरित करवाना चाहते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर इनको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भी? एक फंगस इनके अंकुरण के लिए या इनके जर्मिनेशन के लिए एक सही कवक या एक एक्यूरेट जो फंगस है उसका संयोजन या कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अगर इसको सही फंगस का कॉम्बिनेशन मिल जाए, सही कवक का संयोजन इसको मिल जाए, तो इसका सीड जो है वो अंकुरित हो जाएगा या बीज अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हर बार इसको सही कवक या करेक्ट फंगस मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ऐसे भी बीज ऑर्किड्स के होते हैं जिनको सही कवक या करेक्ट फंगस उपलब्ध न होने के कारण, अवेलेबिलिटी ना होने के कारण इनका अंकुरण ही नहीं होता है या इनका जर्मिनेशन ही नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्किड्स ऐसे हैं जिनका जो बीज कैप्सूल होता है ना, बीज कैप्सूल इसके फ्रूट को बोल देते हैं, वो परिपक्व होने में या मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। ठीक है, तो इस वजह से सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, सीड के अंदर के एम्ब्रियो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन समस्याओं से या इन प्रॉब्लम से बचने के लिए या इनके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं अभी? ऑर्किड्स के जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं या निषेचित बीजांड होते हैं उनको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसको पोषक माध्यम के ऊपर, कृत्रिम या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर उसका कल्चर करवाते हैं या संवर्धन करवाते हैं, और फिर उससे नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस या महत्व रहता है ओव्यूल कल्चर या बीजांड संवर्धन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी बहुभ्रूणता का उत्प्रेरण, इंडक्शन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एक बीज के अंदर नॉर्मली क्या होता है? एक ही भ्रूण होता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होगा। तो इसका मतलब एक सीड जब जर्मिनेट करेगा तो उससे कितने पौधे बनेंगे? एक ही पौधा बनेगा, एक ही प्लांट बनेगा। लेकिन अगर हम एक बीज के अंदर या एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण के निर्माण को या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को इंड्यूस कर सकें, ठीक है, तो हम लोग एक सीड के जर्मिनेशन से बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो उपयोग है, इस कंसेप्ट का जो उपयोग है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर या बागवानी के अंदर किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में या बागवानी के अंदर हम लोग कृत्रिम रूप से अगर हम पॉलीएम्ब्रियोनी को या बहुभ्रूणता को प्रेरित करें बीजों के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या लाभकारी होता है। ठीक है, जो नींबू है ना, सिट्रस जो होता है, उसका जो एकल भ्रूण बीजांड है, यानी कि उसका जो ओव्यूल है उसमें भ्रूण कितने होंगे? एक ही भ्रूण होगा, है ना, या एक ही उसके अंदर एम्ब्रियो होगा। तो इस बीजांड का जो बीजांड काय होता है ना, बीजांड काय को क्या बोल देते हैं? न्यूसेलस। ये पार्ट होता है, एक भाग होता है बीजांड का, हर बीजांड में होता है ये। तो इस बीजांड का बीजांड काय या न्यूसेलस लेकर हम लोग उसको संवर्धित करके उसका संवर्धन करेंगे, कल्चर करेंगे आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर। ठीक है, और फिर उसको अपस्थानिक भ्रूण निर्माण के लिए, यानी कि अपस्थानिक का मतलब होता है एडवेंटिशियस,
नॉर्मली जो भ्रूण है वो किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। लेकिन अगर भ्रूण का निर्माण जाइगोट के अलावा बीजांड के किसी अन्य भाग से हो तो इस प्रकार का भ्रूण निर्माण क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूण निर्माण कहलाता है। तो अपस्थानिक या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो फॉर्मेशन को हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस या महत्व रहता है। उसके बाद लास्ट इसमें आता है वायरस उन्मूलन या वायरस इरेडिकेशन। तो नींबू के अंदर या नींबू जो है या सिट्रस जो है वो एक ऐसी कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं या ऐसी किस्में होती हैं जिनमें हम लोग किसी भी मेथड के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा वायरस से फ्री उसको नहीं कर सकते, यानी वायरस का इन्फेक्शन या संक्रमण जो है उसके अंदर होता ही होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम उनके अंदर बीजांड संवर्धन कर लें, ओव्यूल कल्चर कर लें, तो ओव्यूल कल्चर के द्वारा हम लोग वायरस फ्री प्लांट्स या वायरस मुक्त पौधे जो है वो उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भी, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस रहता है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।